नमस्कार, मैं हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मां शांति सेवा फाउंडेशन बेनीगंज अयोध्या के प्रांगण में फाउंडेशन का चौथा स्थापना दिवस समारोह। संस्था के प्रेरणा सूत्र पूजनीय माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी के 8वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर फाउंडेशन का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिर्जा साहब, साकेत महाविद्यालय अतिथि, असिस्टेंट प्रोफेसर वेद प्रकाश वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सूरज प्रसाद ने चित्र पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। संस्था के संस्थापक बसंतराम एवं अध्यक्ष नेहा कुमारी ने संस्था दिवस एवं स्थापना प्रेरणा स्रोत के पुण्यतिथि एवं स्थापना दिवस समारोह पर वृद्ध आश्रम से आई माताओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में श्रीमती प्रतिमा कुमारी, महेश कुमार, निहारिका मिश्रा, नैन्सी मिश्रा, ज्योति कुमारी, काजल चौरसिया, अखिलेश कुमार, गौरव मिश्रा, अनिल पांडे सहित आदि लोग मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम आपने यहाँ पर आयोजित किया? मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा आज इसकी चौथी स्थापना दिवस समारोह है और इस संस्था की प्रेरणा सूत्र पूजनीय माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी के स्मृति में मां शांति सेवा फाउंडेशन का स्थापना भी हुआ है। चौथा है और उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी स्थापना दिवस और उनकी पुण्यतिथि पर आयोजन कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर अनाथ आश्रम से लगभग 50 महिलाएं आई हुई हैं जो भोजन कर रही हैं और उनकी कोऑर्डिनेटर श्रीमती नीलम श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आई हुई हैं, लेके आई हैं, उनका दायित्व लेके आई हैं, पहुँचाएंगे भी। और जो भी समाज में जो होने वाला कार्यक्रम होते हैं समाज सेवा रूप में मां शांति सेवा फाउंडेशन के बैनर तले समाज सेवा कार्य प्रतिदिन प्रत्येक समय में होता रहता है। हम आशा करते हैं सभी लोग कुछ सीखें। जिस तरह से आपने यहाँ पर सभी माता जी की याद में और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, तो ऐसे में सभी समाज के लोगों को क्या मैसेज आते हैं आप माता के नाम पर? माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है। जो उनका दूध कर्ज है, कोई भी व्यक्ति कितना भी मानी क्यों ना हो जाए वो भी अपनी माँ का कर्ज का दूध नहीं उतार सकते हैं। इसी को मैं कहना चाहूँगा सभी लोग माँ बाप के प्रति जो अनाथ आश्रम से जो महिलाएं आई हैं, अगर शायद बच्चे सचेत होते तो आज यहाँ पर हमको यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी माता की स्मृति में उनको बुलाया हूँ, वो भोजन करें, उनसे जो पुण्य प्रताप मिलेगा शायद माता जी को आत्मिक शांति मिलेगी, प्रार्थना करेंगी। आशा करता हूँ सभी युवा, सभी जन माताओं पिता के प्रति सचेत रहें और उनकी सेवा करें, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। अगर उनको तकलीफ होगी तो ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ये कहूँगा कि सभी लोग माता पिता के प्रति सचेत रहें। उनसे बड़ा आशीर्वाद और उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। कौन कौन लोग शामिल हुए आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साकेत महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा साहब, अतिथि के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश वेदी जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी। क्या नाम है आपका? मैं बसंतराम, मां शांति सेवा फाउंडेशन संस्थापक। अगोहा महाराज मारवाड़ी समाज के जन्मदाता महाराज अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल सभा की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। महाराज अग्रसेन की प्रतिमा के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ महाराज के जयकारे भी लग रहे थे। शोभा यात्रा ब्रज किशोर सराफे रिकाबगंज से निकलकर प्रमुख मार्ग चौक होते हुए गुदड़ी बाजार के पास समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान गृहस्थ गणेश पूजा समिति के आयोजक राम गोपाल जायसवाल की ओर से लोगों को पेयजल के साथ फ्रूटी भी भेंट की गई। अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष अमल अग्रवाल ने बताया कि हर साल कलश स्थापना के दिन महाराज अग्रसेन की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि विश्व में जितने भी अग्रवाल समुदाय के लोग हैं वह महाराज अग्रसेन के वंशज हैं। अग्रसेन महाराज के 18वें पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर मारवाड़ी समाज में गोत्र चलता है। दिन में अग्रसेन भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और शाम को उनकी जयंती के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। हम लोग हर वर्ष शोभा यात्रा और जयंती का कार्यक्रम करते हैं, जो कि ब्रज किशोर सराफ जी के प्रतिष्ठान से लेकर के गुदड़ी बाजार चौराहे के पास हम लोग का हर वर्ष
रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें कि हमारे सभी अग्रवाल समाज के परिवार के छोटे से लेकर के बड़े तक, बुजुर्ग तक सब लोग सम्मिलित होते हैं और उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक इस रथ यात्रा में सहयोग करते हैं। शाम के समय हम लोग जयंती का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने कुल देवताओं और कुल देवी महालक्ष्मी जी को याद करके उनके पूजा अर्चना करके और उसी उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। ये रैली हम लोगों की ये रथ यात्रा रिकाबगंज चौराहे से शुरू होकर के गुदरी बाजार चौराहे तक जाती है। जी, अमल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, श्री अग्रवाल सभा, अध्यापक। भाजपा महिला मोर्चा की रेणु राय के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास जताते हुए भाजपा की महिला नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की। आज कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में पूर्व सांसद निर्मल खत्री की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का झंडा देकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पूर्व सांसद निर्मल खत्री ने बताया कि आज भाजपा की गलत नीतियों से आहत होकर 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर बहुत सी महिलाएं और बेटियां कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई रेणु राय ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दलों की नकल करते हुए संगठन में महिलाओं को नाम मात्र का प्रतिनिधित्व दिया है, दिखावे के लिए महिला मोर्चा का गठन किया है। पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस के तर्ज पर संगठन के हर स्तर पर महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने की दुहाई भी देती है, लेकिन भाजपा का कोई नेता महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर आने के पक्षधर नहीं है। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद निर्मल खत्री, जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, कमला नेहरू भवन में जो ये आज का कार्यक्रम है, इसमें हमारी महिला नेत्री रेणु राय जी, जो इसके पहले आरएसएस में भी काम कर चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रही हैं और शहर के शहादतगंज मोहल्ले की रहने वाली हैं, वो आज अपनी तमाम महिलाओं को लेकर के, आप उन सबकी उपस्थिति यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और जो उसके पीछे उनका लक्ष्य है, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी ये जान करके कि जो राहुल जी का व्यक्तित्व है, उनकी जो यात्रा है, उस यात्राओं में जिस तरीके से महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़ बढ़ के शरीक हो रही हैं, तो और इस देश में जो महिलाओं के प्रति एक असुरक्षा की भावना है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि हमें कांग्रेस के साथ चलना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो आज यहाँ पर महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं, उससे हमारी पार्टी बहुत मजबूत होगी। भाई अखिलेश यादव जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनका विशेष इस बारे में योगदान रहा है, प्रयास रहा है। मैंने रेणु राय जी का अभी स्वागत भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आज तो कुछ ही महिलाएं यहाँ पर हैं, उनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में ये संख्या और आगे बढ़ेगी। सुरक्षा, इन सब कारणों से आहत होकर मैं बीजेपी को छोड़ के मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हूँ। वजह मैंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की असुरक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेके मैं भाजपा की दोहरी नीतियों को लेके मैं बीजेपी छोड़ के मैं लगभग कितनी की संख्या में शामिल हो? मैं लगभग 20 लोगों की महिलाएं मेरे साथ हैं, जिनकी संख्या में शामिल हो रही। धन से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगी, मजबूत करने का काम करूंगी, जितनी महिलाएं हो सके मैं उनको जोड़ने का काम करूंगी। मेरा नाम रेणु राय है, मेरा घर शहादतगंज नियर पॉलिटेक्निक, मैं वहाँ। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवॉर इकलाबी नौजवानी सभा में 24 से 30 सितंबर तक प्रदेश व्यापी साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन के तहत बृहस्पतिवार को गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा।
एप व संयोजक सुनीता गौड़ ने कहा कि हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद और औरैया आदि जिलों की विभत्स घटनाएं यह साबित कर रही हैं कि योगी राज्य में महिला दलित उत्पीड़न अपने चरम पर है, जिसकी पुष्टि खुद NCBRB के सरकारी आंकड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी से लेकर मुरादाबाद की शर्मनाक घटनाएं बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अपराधियों और बलात्कारियों के मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है। इंकलाबी नौजवान सभा के संयोजक अजय शर्मा चंचल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून के राज की बात करते हैं, लेकिन महिला उत्पीड़न के अधिकांश मामले में थाने में FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है। उल्टे कई थानों में रिपोर्ट लिखवाने गई महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं तक की खबर आ रही हैं। इन अपराधों के लिए थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ महिला सशक्तिकरण का ढोंग किया जा रहा है। ज्ञापन में यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को कठोर सजा दिलाने के बढ़ते मामले को देखते हुए अधिक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने तथा पुलिस की भूमिका को अधिकांश संवेदनशील बनाए जाने की मांग की गई है। मामला महिलाओं के साथ आज हमारे पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में, जिस तरीके से ये सरकार जो कह रही थी कि इसमें जो है हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कहीं से भी मतलब हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। चाहे वो लखीमपुर की घटना ले लीजिए, जो अभी दोनों सगी बहनें थी, और जिस ज़्यादातर तो ये दलितों के साथ उत्पीड़न जिस तरीके से किया जा रहा, उनका रेप किया जा रहा, शोषण किया जा रहा, उसके बावजूद उनका FIR भी नहीं लिखा जाता, और FIR अगर लिखा भी जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। तो हम इसी मांग को मतलब देने के लिए आज यहाँ पे हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और जो है SDM साहब को या कौन से नायब तहसीलदार को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांगे रही आपकी? मांगे हम लोगों की है कि महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, इसको बंद किया जाए, और हमारी सुरक्षा, हमारी मांगे हैं कि हमको न्याय मिले। हमारा भी अधिकार है कि हम ठीक से सड़क पर हम चल सकें। हम अपनी बहन बेटियों का जो साथ हम लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म की नगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का गुरुवार को तीसरे दिन, जिसमें भाजपा सांसद व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने परशुराम का रोल निभाया, उनके अभिनय को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। मनोज तिवारी ने PFI पर लगाए प्रतिबंध का स्वागत करते हुए भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि PFI पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन्हीं की वजह से देश में आतंकवाद और दंगा फैलता है। ऐसा करने वालों पर अब प्रहार होगा। दरअसल टेट्रा फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है, जिसके चलते दिल्ली, यूपी से लेकर देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने UPPA के तहत संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। PFI पर प्रतिबंध को देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं। अत्याचारों की भाषा बोलने वालों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आने वाले समय में देश भी उनका जवाब देगा। PFI के अलावा उससे जुड़े 8 संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं कहा गया है कि हर युग में जो लोग गलत करते हैं उन पर कोई ना कोई अंकुश लगाने वाला आता है। वहीं PFI पर लगाया गया प्रतिबंध उनकी अपनी करनी और साजिश की वजह से लगा है। इसके लिए वह भारत सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति देश में आतंकी साजिशों और दंगों की घटनाओं को फैलाएगा, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा। क्या है? महामुनि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव, लेकिन जरूरत ये धनुष किसने तोड़ा? अपने दासों का रक्त पिए। और जो
PFI पे बैन लगा है वो उनकी अपनी करनी से, अपनी साजिशों से लगा है। धन्यवाद गृह मंत्री अमित शाह जी को, धन्यवाद भारत सरकार को। जो भी व्यक्ति हमारे देश में आतंकी घटनाओं को, दंगे की घटनाओं को, नफरत को फैलाएगा, उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा। और ये PFI पे बैन का देश के समस्त नागरिक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई आपने RSS पे बैन नहीं किया, आपने उनको बैन नहीं किया, हिंदू संगठनों को बैन नहीं किया, PFI को बैन कर दिया आपने। तो हर युग में असुर भी रहे हैं, हर युग में दुष्ट भी रहे हैं, अत्याचारी भी रहे हैं। तो अत्याचारियों की जो भाषा है वो ये लोग बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जिसकी जानकारी में IED बम कैसे बनाते हैं ये सब जानकारियां आ रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में उनको भी ये देश जवाब देगा। विश्व हृदय दिवस पर गुरुवार को जिले के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर FB सिंह द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान में लोगों को इस रोग से बचाव के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिदिन व्यायाम की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हृदय रोग दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। तब से भारत में विश्व हृदय रोग दिवस आज के दिन ही 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे WHO द्वारा बनाई गई एक संस्था द्वारा दवाइयाँ शुरू की गई थी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि भारत में हृदय रोगियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इस रोग से मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी लापरवाह हैं, जिसका नतीजा यह है कि लोग कम उम्र में ही रोगी हो जाते हैं और असमय मौत की नींद में सो जाते हैं। CBN तरियठी ने बताया कि लोगों को तेल से बने खाद्य पदार्थ से दूर रहना चाहिए, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, लीवर जैसे रोगों से दूर रखेगा। इससे शुगर होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं, जिससे हृदय रोग होना स्वाभाविक है। अंत में उन्होंने बताया कि प्रतिदिन व्यायाम कम से कम 45 मिनट तक करें, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और गंभीर रोगों से बचाव हो सकेगा। इस मौके पर प्रबंधक राजेश तिवारी, स्टाफ नर्स अर्पित गोस्वामी, अरविंद सिंह, पूजा, रीना, आयुष, रागनी, निशा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में बढ़ती हुई हृदय रोगियों की संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि बढ़ती हृदय रोगों की संख्या कारण क्या है और इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव करने के लिए आप तंबाकू का इस्तेमाल बंद करें, स्वयं पे भी ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर का भी कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर आपका ब्लड शुगर सामान्य से अधिक है उसको भी नियंत्रित रखना चाहिए। अगर वजन ज़्यादा है तो उसको कम करें। व्यायाम निश्चित रूप से 30 से 45 मिनट प्रतिदिन करें और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी समय समय पर कराते रहें। यदि ये सामान्य नहीं है तो उसको भी अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनको नियंत्रण में रखें। धूम्रपान न करें, व्यायाम करें, कम खाना खाएं और व्यायाम अधिक करें। डॉक्टर FB सिंह। रामनगरी अयोध्या में केंद्र व प्रदेश सरकार उसकी गरिमा के अनुरूप विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा मंदिर के मॉडल पर बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश करते ही रामनगरी में होने का आभास कराएगी। और यही वजह है कि अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भगवान रामलला की मूर्तियां लगाई गई हैं। अब इस कड़ी में विश्व की सबसे ऊंची रामलला की मूर्ति की स्थापना मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में ही की जाएगी। वहीं इस मूर्ति की खासियत सुतार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अनिल राम सुतार ने बताया कि 2018 नवंबर में मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक कॉम्पिटिशन रखा गया था, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी नई मूर्ति मॉडल के स्वरूप में लाई थी। सभी की मूर्तियां देखने के बाद मुख्यमंत्री ने हमारी मूर्ति को योग्य बताया। हमारी योग्यता को देखते हुए हमें
प्रभु राम की मूर्ति बनाने का काम मिला है। बता दें कि यह विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति होगी, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। इसके अलावा भगवान राम राजा राम के रूप में दिखाई देंगे। एक हाथ में तीर व दूसरे हाथ में धनुष होगा। सर पर विशाल छत्र होगा। इसके अलावा मूर्ति के पैरों में 50 मीटर ऊंचा एक बेस दिया जाएगा, जिसमें म्यूजियम, छोटा सा मंदिर और यात्री सुविधाएं दी जाएंगी। सर, वीड़ा आपने बना दी है जी। अब राम मूर्ति आप बना रहे हैं, कितनी फीट की होगी और इसकी लागत क्या होगी और कब तक लगेगी? 2018 के अंदर नवंबर में अपने सीएम साहब ने, योगी जी ने एक कंपटीशन रखा था, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी मूर्तियां लाई थी मॉडल के स्वरूप में और पूरी स्कीम बना के लाए थे। उसमें पूरा सब देखने के बाद में सीएम साहब ने कहा था कि हमारी मूर्ति सबसे योग्य है, और क्योंकि हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है, तो हमारा जो योगदान रहा है उसके अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारी जो योग्यता है, उस आधार पे प्रभु राम की मूर्ति हमें बनाने का हमारा मॉडल सेलेक्ट किया गया था। अभी फ़िलहाल उस पर कुछ काम नहीं चल रहा है। हमने हालांकि और 2 मॉडल और बनाए हैं, ताकि आगे प्रक्रिया यदि जब शुरू होगी तो हमें आसानी होगी और बड़ी करने के लिए। बाकी अभी ज़मीन अधिग्रहण हो रही है मेरे ख्याल से, और जैसी हो जाएगी और राम मंदिर का भी काम जैसे और अच्छा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से सीएम साहब जब भी बताएंगे, आदेश देंगे, तब हम शुरू कर पाएंगे। अभी तक कितना आइडिया, कितनी फीट की होगी? वो 251 मीटर की होगी। उसी समय उन्होंने अनाउंस कर दिया था, जिसमें 51 मीटर की बिल्डिंग होगी, एक मंदिर का स्वरूप होगा वो, और उसके अंदर म्यूज़ियम होगा और छोटा एक मंदिर भी होगा, और ताकि लोग जो श्रद्धालु हैं वहाँ के पूजा भी कर सकें, पूरा म्यूज़ियम देख सकें। प्रभु राम के ऊपर पूरे म्यूरल्स होंगे, पेंटिंग्स होंगी और कॉन्फ्रेंस सेंटर होंगे, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स होंगे, और उसके ऊपर 200 मीटर की कांसे की बनी हुई मूर्ति लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।